की इस कक्षा में आप लोग का स्वागत है। मैं दिव्या झारिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोलार अकबरपुर से आपका आज का टॉपिक रहेगा संविधान का निर्माण। बच्चों, इसके पहले भी हम लोगों ने छोटी क्लासेस में संविधान निर्माण पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से 12th में अध्याय 15 में ये टॉपिक आया है संविधान निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था हमारा संविधान, और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल, विविधतापूर्ण और गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश था, पूरी तरीके से बिखर चुका था, और ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत, गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानी पूर्वक सूत्रबद्ध किया हुआ संविधान जरूरी था, जो सबको एक तारतम्य में जोड़ पाए और सबको इकट्ठा रख पाए। हमारे संविधान में अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने के लिए विभिन्न वर्गों, जातियों, समुदायों में बटे थे। भारतीयों को एक साझा राजनीति प्रयोग करने में, शामिल करने में मदद दी है। दूसरी ओर इस संविधान को लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच, अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया गया है। फिर 1946 नवंबर 1949 के बीच हमारे संविधान को सूत्रबद्ध किया गया है। इस दौरान संविधान सभा में इसके एक मसौदे पर बहुत लंबी चर्चाएं चली, और इसके कुल 11 सत्र हुए हैं, और इस सत्र में 165 दिन की बैठकों में गए, और सत्रों के बीच में विभिन्न समितियां और उप समितियां मसौदे को सुधारने, संवारने का काम करती रही हैं। फिर है उथल पुथल का दौर। संविधान निर्माण में पहले का साल काफ़ी हमारे यहाँ 15 अगस्त पहला काफ़ी उथल पुथल वाला साबित हुआ। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन इसका हमें बंटवारा के साथ ये देश हमें मिला था। जो बंटवारा हुआ था उससे काफ़ी देश में उथल पुथल मची हुई थी। इसको क्या बोलते हैं कि लोगों की स्मृतियां इसके साथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अभी भी जीवित थी, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे बड़ा आंदोलन था, जन आंदोलन इसलिए भी कह सकते हैं कि उनको भगाने के लिए सारे भारतीयों ने एकजुट होकर उसका सामना किया था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस का भी प्रयास हम भुला नहीं सकते हैं। उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है, उन्हें बखूबी याद किया जा सकता है। फिर 40 के दशक में आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के भी आंदोलन हो रहे थे, और व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता हुए इन जन आंदोलनों में एक अहम पहलू था। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुए हिंसा के साथ ही उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाला दंगे फसाद, हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। बर्बर हिंसा का यह विभत्स नाच भीषण जनसंहार के साथ हुआ था। देश के विभाजन की घोषणा हुई थी और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे, विस्थापित होने लगे थे। जब एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं, या एक देश से हम अपनी
जड़ों को छोड़ के या हमारे पुराने लोगों की जड़ों को छोड़ के जाते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि विस्थापित होकर वहाँ जाएंगे तो हमें सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं वो हमें मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी। उन्हें बहुत समय तक लंबा संघर्ष करना पड़ा। और यहाँ से जो लोग क्या बोलते हैं कि भारत से बहुत सारे मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे हिंदू और सिख के लिए यह निर्मम चुनाव का क्षण था। उनके सामने यह तत्क्षण मृत्यु तथा पुरानी पीढ़ियों की जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात थी, क्योंकि उधर पे कोई भी चीज़ बनी बनाई तो उन्हें मिलना नहीं है, या वहाँ से जो लोग विस्थापित होकर यहाँ आए हैं उन्हें वो कोई भी चीज़ मिल जाना नहीं है। उनको बहुत समय तक पंडालों में बाहर रहना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, खाने पीने हर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर बहुत सारे लोग यहाँ से जब वहाँ जा रहे थे या वहाँ से यहाँ आ रहे थे तो बहुत सारे लोग बीच में ही मर गए, ख़त्म हो गए। ना वो वहाँ पहुँच पाए, ना वहाँ के लोग यहाँ आ पाए। वो कभी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाए। फिर नवजात राष्ट्र, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था एक नवजात राष्ट्र था, है ना। एक गंभीर समस्या, एक और समस्या देशी रियासतों को लेकर थी हमारे यहाँ। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफ़ी आज़ादी थी, बहुत आज़ादी पूर्वक चलते थे। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। कुछ महाराज तो इस भारत का बहुत सारा टुकड़ा में बटा भारत, स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे, लेकिन बाहर ये सब कुछ चल रहा था। जो कुछ चल रहा था संविधान सभा में होने वाली बहस, विचार विमर्श, इन सब चीज़ों से वो अछूता था। फिर है संविधान सभा गठन। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, है ना। क्योंकि उस टाइम देश इतना बिखरा हुआ था कि ऐसे चुनाव करवाना संभव ही नहीं थे। 1945-46 में सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव करवाए गए थे, है ना। इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। संविधान के सभा के जितने भी सदस्य आए थे वो प्रांतीय चुनाव के माध्यम से आए थे और नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टी थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस को बहुमत 82% मिला हुआ था और यह पूरी तरीके से सामने आ गई थी। कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत हासिल की थी। मुस्लिम लीग को आरक्षित सीट मिली थी, सिर्फ थोड़ी सी। संविधान सभा का बहिष्कार, कम सीट होने के कारण इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार करना उचित समझा। एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग की जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। ये इस संस्था को, जो संविधान सभा के गठन की जो समिति बनाई गई थी, वो अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था को मानते थे और इस सभा में वाकई स्वायत्त होना असंभव था, उनसे अछूता होना असंभव था। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। कांग्रेस सदस्य किसी भी मसले पर एक मत नहीं थे, सबके अलग अलग मत थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके विभिन्न मत हो जाते थे। कई कांग्रेसी समाजवादी से प्रेरित थे तो कई जमींदारी के हिमायती थे, कुछ सांप्रदायिक दलों के हिमायती थे और कुछ पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना, मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में हुई चर्चाएं, जो भी चर्चाएं संविधान सभा में होती थी वे जनमत से प्रभावित होती थी। संविधान सभा में बहस होती थी, विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबार में छपती थी और
उन प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति असहमति पर गहरा असर होता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव अखबार के माध्यम से आमंत्रित किए जाते थे और कई भाषाई अल्पसंख्यक कई लोग अपना उसमें मत देते थे, जिसमें कुछ अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए गुहार लगाते थे, मांग करते थे और कुछ अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे। कुछ दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं की बहस हुई बहुत ज्यादा। फिर है मुख्य आवाजें। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इन सब पूरे सदस्यों में छह सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी और राजेंद्र प्रसाद अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे, ये 3। फिर इसमें एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज होगा जो 3 रंगों का होगा, केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का। 3 बराबर चौड़ाई होंगी, चौड़ाई वाली पट्टियां होंगी। पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। इस तरह से ये जो डिसाइड किया था राष्ट्रीय ध्वज, वो नेहरू जी ने डिसाइड किया था। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों को प्रारूप लिखने के लिए खास मदद की थी। कई परस्पर विरोधों पर विचारों को बीच सहमति पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ली और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी, सरदार पटेल की। फिर है इसमें BR अम्बेडकर, ये प्रख्यात विधिवेत्ता अर्थशास्त्री थे। ये सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में एक थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। इनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के KM मुंशी और दूसरे मद्रास के अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। दोनों ही संविधान सभा के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे इन्होंने। फिर है BN राव, इसमें एक BN राव थे। वह भारत सरकार के संवैधानिक, इसमें 2 सदस्य ऐसे थे जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में महत्वपूर्ण सहायता थी, जिसमें BN राव थे। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। SN मुखर्जी, ये दूसरे सदस्य, इनकी मुख्य भूमिका योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैधानिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। इस काम को कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं को मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुआ। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण को बहुत सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। भारतीय भाषाओं को, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों को के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी पर चर्चाएं की गई थी। फिर है संविधान की दृष्टि। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यह ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान में मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।
जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों व जनजातीय क्षेत्रों में दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे। फिर हमारे लोकतंत्र में की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। इस पर जोर देते हुए संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। नेहरू जी ने कहा था ये सब। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनके स्वीकार होनी चाहिए। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना तो जरूरी है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों के अन्य स्थानों पर प्रयोग हुए प्रयोगों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए था। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी, आर्थिक न्यायवादी, समाजवादी विचार एक दूसरे में समावेश किए जाएं और भारतीय संघर्ष में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। फिर है लोगों की इच्छा। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था। उनके ऊपर ये लगता था कि उनका जितना भी जो अंग्रेजों की नीति थी वो कार्यान्वित रूप में क्या बोलते हैं कि कांग्रेसी लोग उसको कार्यान्वित कर रहे थे, क्योंकि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव को खुद को पूरी तरह से आजाद करें, उनका कहना था। 1946 और 47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के शासन तो चला ही रही थी। अंतरिम सरकार, यहाँ पर अंतरिम सरकार देश जब आज़ाद हुआ था तो ऐसी सरकार जो आपसी सहमति से बनाई जाती है, जो टेम्परेरी होती है, सिर्फ वातावरण एक काल के हिसाब से बनाई जाती है, वो अंतरिम सरकार कहलाती है। लेकिन उनका जो क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे व्यक्ति थे कि इन्होंने अंतरिम सरकार बनाई थी, लेकिन उनका सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठे ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। वो सारा काम इनके देखरेख में कर रहे थे। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। ब्रिटिश सरकार व उसके गठन में काफी हाथ था। ये पूरी जो संविधान सभा बन रही थी इसमें ब्रिटिश लोगों का काफी बड़ा हाथ था। परंतु नेहरू ने कहा आपको उनके स्रोत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, ये भी नेहरू जी का ही कहना था। हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय का ही अलग जगा रहे थे। जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म को सुधार के लिए मुहिम चलाई थी तो वे धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों को पीड़ा का सवाल उठाया हुआ था। कम्युनिस्टों ने, सोशलिस्टों ने, मजदूर ने, किसानों ने को एकजुट किया था। उनके आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए जूझ रहे थे। फिर जैसे जैसे प्रतिनिधि की मांग बढ़ती रह गई, अंग्रेजों ने चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून बनाए गए, पारित किए गए, जिसमें 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया।
अधिकारों का निर्धारण। नागरिकों के अधिकार किस तरह से निर्धारित किए जाएं? क्या उत्पीड़ित समूह को कोई विशेष अधिकार मिलने चाहिए? अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार होने चाहिए? वास्तव में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए? जैसे जैसे संविधान सभा पटल पर बहस आगे बढ़ी, यह साफ हो गया था कि इसमें से किसी भी सवाल का ऐसा कोई उत्तर मौजूद नहीं है जिस पर पूरी सभा सहमत हो। इन सवालों के जवाब विचारों में टकराव और व्यक्तिगत मुठभेड़ों में पैदा होने के अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था संविधान निर्माताओं ने जनता के दिलों में समाई आकांक्षा और भावना को पूरा किया है। उन्होंने विभिन्न अलग अलग समूह तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे थे और इन पर भी बहस करना जरूरी था। परस्पर विरोधी विचारों के बीच किसी समाधान पर पहुंचना और एक आम सहमति पर पहुंचना जरूरी था। फिर है पृथक निर्वाचिका की समस्या। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के वी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया था। उन्होंने कहा था अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, हम उन्हें चाहकर भी नहीं हटा सकते। अल्पसंख्यक औरों के साथ सद्भावना के साथ जी सकें और समुदायों के बीच मतभेद कम से कम हो। राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व होए, उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता। मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरीके से नहीं समझ सकता और ना ही अन्य समुदाय के लोग इसे समझ सकते हैं। इसलिए कोई सही प्रतिनिधि मुसलमानों का ही कोई सही प्रतिनिधि चुना जाए। इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता भड़क गए। इसके बाद बहुत गर्मा गर्म बहस चली और कई तरह के तर्क दिए गए। पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेज की एक चाल थी। आरबी धुलेकर ने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा, अंग्रेजों के संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला है अंग्रेजों ने और इनकी आड़ में उन्होंने तुम्हें अल्पसंख्यकों को फुसला लिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहलाने वाला नहीं है। सरदार पटेल ने इसका विरोध किया और कहा कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय जो हमारे देश को पूरी राजनीति में समा चुका है और उनकी राय में ये ऐसी मांग थी जिसमें समुदाय के दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया है, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए हैं, रक्तपात को जन्म दिया है और देश के विभाजन का कारण बनी है। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो पृथक निर्वाचिका को फौरन छोड़ दो। केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। उनकी नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग हैं और संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानून अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी चिन्हित किया जाए, उन्होंने कहा। और जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने में प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि उनके पास जीने का कोई पूर्ण रोजगार, जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार या सभा करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार और अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं उन्हें प्रदान नहीं की जाती हैं। संगठन बना सकते हैं और उनको ऐसे अधिकार दिए जाए कि वे संगठन बना सकते हैं, उनके पास अन्य नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। ऐसी परिस्थिति बनाई जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। उन्होंने उनके लिए कहा कि सहारों की उनको जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ एक सीढ़ी चाहिए है। रंगा ने कहा कि आम जनता और संविधान सभा में उनके प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले के बीच मौजूद एक विशाल खाई की ओर इंगित किया है। हम जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम अपने देश की आम जनता का, और इसके बावजूद हमें ज़्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं है। जो वहाँ पर विवाद कर रहे थे वो उस जनता का हिस्सा नहीं था, क्योंकि वो उनकी समस्याओं को नहीं समझ सकते थे। उन्होंने इसकी ओर इंगित किया था। फिर है पुनरावृत्ति। हमने अभी तक पढ़ा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया था
15 अगस्त 1947 को आज़ादी और बंटवारा हमें दोनों साथ साथ मिला था। संविधान सभा का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इसमें जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था उसमें 6 सदस्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब और किस योजना के अनुसार किया गया था? दलित समूहों की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए। उनके उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? ये हमारा आज का क्वेश्चन। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।